अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। बहुत जम के पढ़ाई कर रहे होंगे, छुट्टियों को भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे और मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे और उनको समझ रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने इन लेक्चर्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पजीराई बख्शी है और आप इनको देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी शिकायत भी मैंने आप लोगों से करनी है कि 40% जो आप लोग मेरे लेक्चर देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग बिना सब्सक्राइब किए मेरा लेक्चर देखते हैं काइंडली सब्सक्राइब करें। आप देख रहे होंगे इस वीडियो के नीचे इस जगह पर सब्सक्राइब का बटन होता है और साथ में बेल आइकन भी होती है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूँ, जो आपको पता है मैं तकरीबन डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें और आपकी पढ़ाई सीरीज़ में चलती रहे। अच्छा, एक और बात जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो ये कि बच्चे मुझसे जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स की रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मैं उनको पढ़ाऊँ। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आप कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। जिस टॉपिक को लेके सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे मिलेंगे, मैं जो है वो उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा। और बेटा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप ये लेक्चर देखते हैं तो आप लाइक का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस किया कीजिए। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की, और जेनेटिक्स की जनरल टर्मिनोलॉजी की बात मैंने आपसे कर ली। आज मैं आपसे बात करूँगा क्लासिकल जेनेटिक्स की। आज मैं आपसे बात करूँगा क्लासिकल जेनेटिक्स की। याद रहे, क्लासिकल जेनेटिक्स बेसिकली हम उस जेनेटिक्स को बोलते हैं जिस पर ग्रीगोर जॉन मेंडल ने काम किया था। तो आइए बात करते हैं ग्रीगोर जॉन मेंडल की, क्योंकि ग्रीगोर जॉन मेंडल के बारे में बात किए बगैर जेनेटिक्स की बात करना थोड़ा सा जो है गलत हो जाएगा। तो ग्रीगोर जॉन मेंडल, एज हम सबको पता है कि ग्रीगोर जॉन मेंडल बेसिकली वॉज अ नॉट साइंटिस्ट, ही वॉज अ प्रीस्ट। वो एक चर्च के अंदर काम करता था। तो ग्रीगोर जॉन मेंडल ने 1850s में और 1860s में अपने फेमस जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए और उसने अपने रिजल्ट्स को उस ज़माने की जो साइंटिफिक सोसाइटी थी उसके साथ शेयर भी किया, कंपेयर भी किया। अच्छा, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि मेंडल को उसकी ज़िंदगी में वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिली जो शायद मिलनी चाहिए थी। मेंडल के वर्क को पजीराई तब मिली, रिकग्निशन तब मिली, लोगों ने उसको तब जाना पसंद किया जब उसको उसकी डेथ को भी 15-20 साल हो चुके हुए थे। और 3 बेसिकली बॉटनिस्ट थे। देवर 3 बॉटनिस्ट, उनमें से एक का नाम था ह्यूगो डिवरीज, दूसरे का नाम था कार्ल कॉन्स और तीसरे जो बॉटनिस्ट थे उनका नाम था एरिक वॉन श्मर्क। इन तीनों ने 1902 और 1903 के अंदर मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। यानी इन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उनको मेंडल के वर्क मिला तो उन्होंने उसको रीपरफॉर्म किया और दे वर स्टंट कि उन्होंने देखा कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे दे वॉज स्पॉट ऑन, वो बिल्कुल सही थे, बहुत ज़बरदस्त थे। तो इन तीनों बॉटनिस्ट के, इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने दे एक्चुअली रीडिस्कवर्ड the unique work of मेंडल। तो मेंडल को सारी की सारी जो फेम मिली और सारी की सारी जो पजीराई मिली वो उसकी डेथ के बाद मिली। अच्छा, अब मेंडल की जो सक्सेस में बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया वो उसकी चॉइस ऑफ मटेरियल ने रोल प्ले किया। आपको पता है मेंडल ने अपने सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट थे वो एक प्लांट के साथ किए। तो मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स with a plant named Pisum sativum। अब इस नाम को देख के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो गार्डन, जो कॉमन पी प्लांट होता है उसका बायोलॉजिकल नेम है।
तो मेंडल ने जो है वो पी प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया और अपने जो है सारी की सारी रिसर्च के साथ कंडक्ट की। अच्छा, अब मेंडल ने जब ये काम किया तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आउटस्टैंडिंग काम था और मेंडल को बड़ी जो सक्सेस मिली वो पी प्लांट को चूज़ करने की वजह से मिली। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मेंडल को क्या फ़ायदा हुआ पी प्लांट चूज़ करने का। तो एडवांटेजेस ऑफ चूजिंग पी प्लांट, एडवांटेजेस ऑफ चूजिंग पी प्लांट, अगर आपको पता हो तो जो पी प्लांट हैं दे आर वेरी वेरी इजी टू कल्टीवेट। इनको कल्टीवेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान काम है। इसलिए मेंडल ने उसका जो चर्च था उसके जो साथ गार्डन था उसके साथ जो ज़मीन थी वहाँ पर इसको बहुत इजीली कल्टीवेट किया और अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स इसने वहाँ पर परफॉर्म किए। नंबर 2, आपने याद रखना है कि पी प्लांट जो है, पी प्लांट यूजुअली fertilized by self pollination and cross pollination can only be done artificially। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो सिर्फ में आर्टिफिशियली हो सकती है। अब देखिए ये भी बहुत ज़बरदस्त था, इसने मेंडल को ये फ्रीडम दिया कि वो खुद कैरेक्टर्स को चूज़ करे, खुद पी प्लांट को क्रॉस फर्टिलाइज करे, क्रॉस पॉलिनेट करे और अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो स्टडी करे। अच्छा, तीसरा जो बहुत ज़बरदस्त इसमें फीचर है, अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली जो पी का जो फ्लावर होता है वो बहुत बड़ा फ्लावर होता है और ये बहुत आसानी प्रोवाइड करता है एक्सपेरिमेंटर्स को कि वो उसके साथ काम करें। तो हैव लार्ज फ्लावर्स, और इन लार्ज फ्लावर्स ने बहुत ही आसानी पैदा की उनके लिए कि वो सारा काम अपना काम कर सकें। अच्छा, उसके बाद आपको पता है जब हम आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते, वो स्टेराइल होते हैं, एक जनरेशन के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। बट जब हम पी के हाइब्रिड्स को देखते हैं तो दे आर फर्टाइल हाइब्रिड्स, तो दे आर फर्टाइल हाइब्रिड्स। और जब हम उसको देखते हैं तो मेंडल ने कॉम्प्लिकेशन में जाने की कोशिश नहीं की। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए पी के, और इससे पहले के जो रिसर्चर थे उन्होंने क्या गड़बड़ की, उन्होंने एक वक्त में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे फ्रंट्स को जो है वो खोलने की, यानी बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश की। मेंडल ने ऐसा नहीं किया। मेंडल ने पहले एक वक्त में एक कैरेक्टर को स्टडी किया, उसके बाद उसने कॉम्बो ट्राई किया 2 कैरेक्टर्स का, और उसके बाद उसने तीसरे फेज़ में 3 कैरेक्टर्स के कॉम्बोज भी जो है वो ट्राई किए। तो वो 7 कैरेक्टर्स जैसे आपको पता है, टॉलनेस का, डॉफनेस का आपको मालूम है, हाइट का कैरेक्टर है, इस तरीके से आपने उसका जो फ्लावर का कलर है उसकी बात सुनी हुई है, आपने सीड कलर की बात सुनी हुई है, सीड की शेप की बात सुनी हुई है। इस तरह से 7 कैरेक्टर से जो मेंडल ने स्टडी किए। तो ये वो चॉइस ऑफ मटेरियल थी जो कि पाइसम सेटिवम यानी पी प्लांट था, और ये वो चीज़ें थी जो मेंडल ने की और उसने बहुत सिंपल तरीके से इसको करने की कोशिश की। तो मेंडल कीप हिमसेल्फ, वो इसको ऐसे कैसे कहना चाहिए कि एक कैरेक्टर पे उसने फोकस किया एट ए टाइम, उसने बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करने की कोशिश नहीं की। तो चीज़ों को जितना हम सिंपल रखते हैं उतनी सक्सेस हमें ज़्यादा मिलती है। तो इन चीज़ों ने मेंडल की जो सक्सेस थी उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो किया। अच्छा, मेंडल ने बहुत सारे जो है वो लॉज भी फॉर्मुलेट किए, जिनमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, मैं थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ। उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात की और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात भी की। तो हम चलते हैं और एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। आज मैं आपसे पहले थोड़ा सा लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करूं। अगर आपने हमारे जेनेटिक्स के लेक्चर की सीरीज़ के टर्मिनोलॉजी वाले लेक्चर देखे हैं तो वहाँ पर आपने 2 टर्म्स पढ़ी थी, एक टर्म थी डोमिनेंट और एक टर्म थी रिसेसिव। बेसिकली वही हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या बताता है, when 2 characters brought together in an individual
वन ऑफ देम शो इटसेल्फ बाय सप्रेसिंग अदर। अब यहाँ पर हमें बात याद रखनी है कि जो कैरेक्टर सप्रेस हो गया वो रिसेसिव कैरेक्टर जैसे हमने पढ़ा था, और जो कैरेक्टर अपनी अपीयरेंस को शो कर बैठा वो डोमिनेंट कैरेक्टर। तो ये डोमिनेंट रिसेसिव की बात हमने ऑलरेडी जो है वो टर्मिनोलॉजी के अंदर कर ली हुई, तो इसमें ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अच्छा, अब मेंडल ने, मैंने आपको बताया कि एक वक्त में एक कैरेक्टर को स्टडी किया, फिर उसने कॉम्बो ट्राई किया 2 कैरेक्टर्स का, और बाद में उसने कॉम्बो ट्राई किया 3 कैरेक्टर्स का। अब हमारे पास जो हमारा सिलेबस है उसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग की बात हुई, डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग की बात हुई, ट्राई हाइब्रिड क्रॉसिंग की बात नहीं हुई। तो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे और डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। तो आज मैं आपसे बात करूँगा मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग की। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? अब देखिए, हमें इसके नाम पे गौर करना है। मोन इज फॉर वन, हाइब्रिड मैंने आपको बताया था हेटेरोजाइगस कैरेक्टर को बोलते हैं, और क्रॉस हमने बात की थी जेनेटिक क्रॉसिंग, वो मेथड है जिसके जरिए हम देखते हैं कि कैरेक्टर की ट्रांसमिशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैसे होती है। तो व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस? अ प्रोसेस in which we study transmission of single character। याद रहे कि यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो एक जनरल टर्म होगी, और हम उसके वेरिएंट्स को देखेंगे वो आपस में किस तरह से जो है वो क्रॉस करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा, से फॉर एग्जांपल मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि व्हाट विल बी द पॉसिबल F2 आपको याद है फीलियल जनरेशन, तो हम सेकंड फीलियल जनरेशन की बात कर रहे हैं। इफ वी क्रॉस अ प्योर tall plant with dwarf plant, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब आपने समझना है कि यहाँ पर कोई ये ना समझे कि यहाँ पर 2 चीज़ों को हम देख रहे हैं। आप मुझे बोले यार यहाँ तो एक टॉलनेस है और यहाँ पर एक ड्वार्फनेस है। बेसिकली जो कैरेक्टर यहाँ पर है वो हाइट है। अब टॉलनेस या ड्वार्फनेस हाइट के वेरिएबल्स, तो चूँकि यहाँ पर टॉलनेस और ड्वार्फनेस दोनों एक कैरेक्टर को हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ आर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सही है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं ना प्योर टॉल की, तो प्योर से मुराद होते हैं होमोजाइगस, और रिसेसिव आप समझ गए होंगे रिसेसिव कभी हेटेरोजाइगस नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे मैं कभी रिसेसिव को ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैंने डोमिनेंट जीन यहाँ लगा दी तो ये ड्वार्फ नहीं रहेगा, ये टॉल हो जाएगा। तो ये बात आप याद कर लें कि जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने आप को सिर्फ तब एक्सप्रेस कर सकते हैं जब वो होमोजाइगस हो, यानी दोनों रिसेसिव कैरेक्टर पेरेंट्स से हमें मिले हुए हों। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया तो वो रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। तो अब इसकी सोल्यूशन कैसे होती है, इसकी सोल्यूशन देख लीजिए, समझ लीजिए और उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। तो हमें सबसे पहले इसमें फिनोटाइप चूज़ करनी होती है। तो व्हाट इज आवर फिनोटाइप? वी हैव प्योर टॉल प्लांट। आप चाहें तो प्योर ना भी लिखें, क्योंकि फिनोटाइप में हमें सिर्फ और सिर्फ टॉल नज़र आ रहा होता है, विद डुआर्फ प्लांट, राइट। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि फिनोटाइप से क्रॉसिंग नहीं हो सकती, तो वी नीड टू मेड अ जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में हमें चूँकि प्योर प्लांट लेना है, तो कैपिटल टॉल इनटू डुआर्फ, तो रिसेसिव है तो होमोजाइगस ही होगा। देन वी नीड टू मेड गैमीट्स। अब जेनेटिक्स में हमें बड़ी सहूलत है कि अगर हमारे पास कोई होमोजाइगस कैरेक्टर हो तो हम इससे कॉमन निकाल के उसको सर्किल में बंद कर सकते हैं। देखिए, हमें सर्किल में ज़रूर बंद करना है, ये रिप्रेजेंट करता है गैमीट्स को, क्रॉस्ड बाय होमोजाइगस डुआर्फ प्लांट, ऑलराइट। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑफ क्रॉसिंग। तो
कैपिटल टी इज क्रॉस्ड बाय स्मॉल टी, ऑलराइट। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो F1 जनरेशन आएगी, इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देख रहे हैं इट्स ए हाइब्रिड विच इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। सही, आपको समझ आ गई अच्छे तरीके से। मगर देखिए क्वेश्चन में हमसे F1 नहीं पूछा गया है, हमसे F2 पूछा गया है। तो जब हम ये रिजल्ट लिखेंगे तो हम लिखेंगे 100% टॉल प्लांट्स। मगर हमें आप पता है कि ये टॉल हाइब्रिड है, होमोजाइगस नहीं है, प्योर नहीं है। अच्छा याद रहे, ये जो रिजल्ट हम देख रहे हैं ये बहुत अच्छे तरीके से बात हमें रखनी, ये एक प्लांट नहीं है, इट्स अ परसेंटेज ऑफ प्लांट। यानी अगर ये एक प्लांट होगा तो भी टॉल होगा, अगर ये 1,00,000 प्लांट होंगे तो भी टॉल होंगे, अगर ये 1 करोड़ प्लांट होंगे तो भी टॉल होंगे, ऑलराइट। ये बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं, वो समझते हैं ये एक ही प्लांट है जो टॉल आ गया। ये एक प्लांट नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ प्लांट जो कि इस पेरेंट की रिप्रोडक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस हुए। जितने भी होंगे सब के सब टॉल होंगे, ऑलराइट। अब हमें क्या करना है, हमें F2 निकालनी है, तो आइए F2 निकाल लेते हैं। आइए हम देखते हैं कि अब F2 कैसे प्रोड्यूस होगी। अब F2 के लिए हमें क्या करना है, फॉर फाइंडिंग F2 अगेन हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें जीनोटाइप लेना पड़ेगा। अब हमें पता है फिनोटाइप दे ऑल टॉल प्लांट, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जीनोटाइप में हम 2 इस पेरेंट की ऑफस्प्रिंग में से 2 प्लांट को ले लेंगे, और चूंकि सारे हाइब्रिड थे तो हमें 2 हाइब्रिड लेने। अगेन हम उसके बाद क्या करेंगे, गैमीट्स बनाएंगे। अब चूंकि ये होमोजाइगस नहीं है तो वी कैन नॉट टेक ए कॉमन आउट ऑफ देम। तो अब हमें क्या करना है, इनको इस तरह से सेग्रीगेट करना है, इस तरह से अलग अलग करके सर्किल्स के अंदर बंद करना है। और यहीं से हमारा मेंडल का जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं आपसे भी बात करता हूँ उसकी, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रॉस करना है। नाउ वी हैव 4 गैमीट्स, तो वी नीड टू मेड अ प्यूनिट स्क्वायर containing 4 boxes like this, alright. Now all I need to do is to place gametes with the boxes. तो कैपिटल T इंटू स्मॉल टी, ये वाला कैपिटल हो गया, ये पेरेंट हो गया सॉरी, और ये वाला पेरेंट कैपिटल T इंटू स्मॉल टी। अब हम पीनट स्क्वायर में एक स्क्वायर के साथ जो 2 गैमेट आपस में टच कर रहे होंगे उनको आपस में क्रॉस कर लेंगे। तो जब हम कैपिटल T को इस कैपिटल T से क्रॉस करेंगे तो दैट वुड बी कैपिटल T। और इसी लाइन में देखें, ये कैपिटल T स्मॉल t है तो हम कैपिटल T और स्मॉल t, इस तरीके से ये कैपिटल T और ये स्मॉल t, तो कैपिटल T और स्मॉल t, ये स्मॉल t क्रॉस करेगा इससे तो ये स्मॉल t और स्मॉल t। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, यानी F2 इट विल बी कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। अच्छा, अब मैं अगर चाहूँ तो रिसेसिव जीन पहले भी लिख सकता हूँ, मगर बेहतर ये होगा कि हम डोमिनेंट जीन पहले लिखें बिकॉज इट्स डोमिनेंट, ठीक। अच्छा, अब ज़रा देखिए, अब जब मैं इसका रेशो निकालूंगा तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एक यानी 25% जो प्लांट्स हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, 50% जो प्लांट्स हैं वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हैं, और 25% जो प्लांट्स हैं वो रिसेसिव हैं यानी डुआफ हैं। अगेन याद रहे, दीज आर परसेंटेजेस नॉट नंबर्स। तो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो जो जीनोटाइपिक जो रेशियो बनेगा, जीनोटाइपिक रेशियो दैट वुड बी 1:2:1, 25:25, 25:50, 25:25, तो 1:2:1, ऑलराइट। देन हम जो फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं तो फिनोटाइप आपको पता है विजिबिलिटी है, अपीयरेंस है, तो हमें ये तीनों टॉल नज़र आएंगे यानी 75% टॉल, और ये हमें डुआफ नज़र आएगा यानी 25% डुआफ। तो 25:25, 25:3 75। तो जब मैं इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखूंगा इट वुड बी 3:1, यानी 75% प्लांट हमें डोमिनेंट कैरेक्टर से नज़र आएंगे और 25% हमें रिसेसिव कैरेक्टर से नज़र आएंगे। नाउ दीज वर दी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ग्रिगोर जॉन मेंडल। तो आप जब अपनी किताब देखेंगे उसमें कैरेक्टर्स की पूरी लिस्ट लगी हुई है, उसमें आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब चलते चलते एंड में मैं आपसे जल्दी से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर लेता हूँ कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है।
अब जब भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो जो तरीका मैंने आपको बताया है आप इसको इसी तरीके से क्रॉस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है। नाउ द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, result of monohybrid cross is called single trait inheritance. Now trait is genetic character, सही। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है, कंट्रास्टिंग एलील्स है। यहाँ पर एक डोमिनेंट जीन है, रिसेसिव जीन है, कंट्रास्टिंग एलील्स हैं। बट इस इंडिविजुअल में, इस प्लांट में तो ये एक साथ एक मिली हुई है, बट जब गैमीट फॉर्मेशन का वक्त आया तो एक दूसरे से अलग अलग हो गई। यही हमारे मेंडल का फर्स्ट लॉ है, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, विच इज कंट्रास्टिंग एलील्स। और कंट्रास्टिंग आपको पता है ऑपोजिट होती हैं। कंट्रास्टिंग एलील्स रिमेन टुगेदर इन एन इंडिविजुअल but separated from each other during gamete formation। अगर आप यहाँ थोड़ा सा गौर करें, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइब्रिड है ये हाइट के लिए प्योर नहीं है। इसके बाद टॉलनेस की जीन भी और डॉर्फनेस की है, बट गैमीट्स आर प्योर, either they have the gene of the tallness or dwarfness। इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको हर लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके साथ साथ आपके सर्कल में, आपकी कम्युनिटी में जितने स्टूडेंट्स हैं सबको उसके बारे में बताइए, सब तक ये फैलाइए। जो जो इससे कुछ सीखेगा वो सदका जारिया होगा और सबको इसका फ़ायदा भी होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूँगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की और डायहाइब्रिड क्रॉसिंग की। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।